क्यों हम वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पढ़ते हैं और क्यों हमारी सरकार उसको पढ़वा रही है। उन सारी पुस्तकों को बैन कर देना चाहिए जिसमें ऐसा विषय लिखा हुआ था। ये बताइए, जब किसी के बाप दादा को गद्दार बोला जाएगा तो वह व्यक्ति सामने अगर मिल जाए तो उस समय तो चीर फाड़ डालेगा। यह तो सिर्फ चरणी सेना प्रदर्शन करने गई थी शांतिपूर्वक। वो सामने जो कुर्सियां पड़ी थी लाल, वो करणी सेना की तो थी नहीं। जो लाल लाल आप देख रहे होंगे रेड कलर की कुर्सियां, उसमें सारे सपा के गुंडे बैठे थे। बाबर ने संदेशा भी भेजा था हसन खां को कि यह इस्लाम का युद्ध है, जिहाद है। कहे यह जिहाद नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है, तुम विदेशी हो, हम तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे। कानवा में हसन खां मेवाती भी युद्ध में शहीद हुए थे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। राणा सांगा को लेकर मौजूदा समय में पूरे भारत में राजनीति गरमाई हुई है और जिस तरीके से लालजी सुमन ने इस बयान को कोट किया और राणा सांगा को गद्दार बताया, उसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इंद्रजीत चंदेल जी हैं, गोरखपुर में महानगर महामंत्री हैं, क्षत्रिय महासभा के, और इतिहास के बेहतरीन जानकार और वक्ता भी हैं। इनसे ये समझने की कोशिश करते हैं जो पूरा सिनारियो चल रहा है, इसमें करणी सेना जो है वहाँ पे जो घर घेराव की संसद का, वो कितना जायज़ है और क्या इतिहास में कितना जिक्र मिलता है इस बात का कि बाबर को बुलाया गया था राणा सांगा द्वारा, और किस बात का जिक्र नहीं मिलता है, कौन सी बातें झूठी हैं सच्ची हैं, और इतिहास में अलग अलग पुस्तकों में इसके क्या दावे किए गए हैं। सबसे पहले स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही है कि क्या राणा सांगा गद्दार थे? गद्दार तो ये जो गद्दार कैसे थे, किस कारण गद्दार कहा गया? जब इतिहास की जानकारी न हो नेताओं को तो बोलना नहीं चाहिए। अर्धज्ञान जो होता है वो विनाशक होता है। सुमन साहब को इस विषय में बहुत विद्वान तो हैं नहीं, और आधुनिक जो हमारी पुस्तकें हैं जिसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसकी समीक्षा करके लिखने की आवश्यकता है। क्योंकि राणा सांगा ऐसे योद्धा थे, अपने जीवन में 18 बड़े युद्ध लड़े। और ये बताइए, गुजरात के शासक जो सबसे प्रबल शासक थे मुजफ्फर शाह, उनको बुरी तरह पराजित करके उनसे कर लिया, मालवा से कर लिया, और इब्राहिम लोधी को खतौली में बुरी तरह हराए, इसके बाद बाढ़ में हराए, दोबारा साल भर बाद हिम्मत जुटाया, और जब हार गया तो उसकी हिम्मत टूट गई थी। और वह करदाता के रूप में उनके क्या कहते हैं, लोधी के बेटे को राणा सांगा जी ने अपने कैद में कर लिया था। तो मिला जुला के ये है कि अगर इब्राहिम लोधी को राणा सांगा हराने की काबिलियत रखते थे तो फिर उनको बाबर को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये चीज़ें जी, सबसे बड़ी बात है कि इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, जो यह चाहता था कि दिल्ली का सिंहासन हमें मिल जाए, और पंजाब का गवर्नर दौलत खां जो आलम खां का शागिर्द था, और लोधी डायनेस्टी का पंजाब सूबे का गवर्नर था, और उससे बाबर से युद्ध हो चुके थे पहले भी। तो दिल्ली, चूँकि दिल्ली मुख्य राजधानी था उनका, इस पे हमला करने के लिए पूरी ताकत से उनके पास क्षमता नहीं थी। इसलिए दौलत खां और आलम खां ने बाबर को इनविटेशन भेजा कि तुम मेरी सहायता करो, मैं दिल्ली कब्जा कर लूँगा, तुमको लूट का माल जो होगा तुम लूट के एक बार लेके चले जाना, इसके बाद मैं दिल्ली पे शासन करूँगा। मैटर तो यह था। और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य जो है हुमायूं नामा में मिलेगा आपको। बाबर नामा में भी तो जिक्र है। हुमायूं नामा जो बाबर की बड़ी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो फारसी भाषा में था, जिसका हिंदी अनुवाद भी आज मौजूद है। हम उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पढ़ते हैं और क्यों हमारी सरकार उसको पढ़वा रही है? उन सारी पुस्तकों को बैन कर देना चाहिए जिसमें ऐसा विषय लिखा हुआ था। और माफी मांगने की बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है। माफ़ी मांगने के तो माफ़ी तो उनके हर हाल में मांगनी चाहिए। यह तो समाजवादी पार्टी का राजनीति है कि वेस्टर्न यूपी में उनका दलितों का कोई वोट बैंक नहीं उनके साथ जुड़ा है। तो जब नहीं उनके जुड़ा है तो लालजी सुमन के दलित करवा रहे हैं। दलित की बात तो थी है ही नहीं। दलित का सबसे बड़ा शुभचिंतक तो क्षत्रिय समाज है। वह पूरा दलित बिरादरी को अपने प्रजा के समान पहले रखता था, आज भाई के समान रखता है, बेटे की तरह। तो करणी सेना पर भी अब सवाल उठ रहे हैं ना कि किस तरीके से करणी सेना, ये बताइए, जब किसी के बाप दादा को गद्दार बोला जाएगा तो वह व्यक्ति सामने अगर मिल जाए तो उस समय तो चीर फाड़ डालेगा। यह तो सिर्फ चरणी सेना प्रदर्शन करने गई थी शांतिपूर्वक, जबकि समाजवादी पार्टी के 250-300 ऊपर गुंडे उसके घर में मकान में थे। वो सामने जो कुर्सियां पड़ी थी लाल, वो करणी सेना की तो थी नहीं। जो लाल लाल आप देख रहे होंगे रेड कलर की कुर्सियां, उसमें सारे सपा के गुंडे बैठे थे।
उन गुंडों ने पथराव किया। जब पथराव किया तो भाई स्वाभाविक है उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मीडिया कर्मी भी घायल हुए, और वहाँ पे जो करणी सेना जो क्षत्रिय समाज के लोग थे। पार्टी ये कह रही है ना कि अगर लालजी सुमन गलत हैं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। ये इस तरीके से अब संविधान को और कानून को जो है ताक पे रखकर करणी सेना ने जो किया है उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए कोर्ट तो सभी लोग जाते हैं, कोर्ट में जाके क्या हासिल हुआ? आज कोर्ट आज़ादी के बाद सारे राजपूत रियासतों ने मिल के अखंड एक भारत का निर्माण किया। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और वह बलिदान का सबूत है कि आपके पास सारी रियासतें सुरक्षित मिली। अगर हम लड़े नहीं होते तो हमारे पास रियासतगढ़ कहाँ से होते? वह रियासतगढ़ भारत में विलय किया, और भारत में इसलिए नहीं भी विलय किया कि आने वाले लोकतंत्र में हमारे पूर्वजों को जो ही होगा वही गाली देगा, इसके बाद कहेगा कोर्ट तो है ना, चलिए मुकदमा करिए हमारे ऊपर, कोर्ट से निपट लेंगे। कोर्ट से कितना फैसला हो चुका है। जब तक यह अखिलेश यादव भी इस बारे में नहीं कह रहे हैं कि उनको लालजी सुमन जो है आके माफ़ी मांगे। अखिलेश यादव का स्टैंड जो है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि माफ़ी मांगने वाली बात तो वो नहीं स्वीकारेंगे। कोर्ट में जाने को लेकर जो करणी सेना और तमाम राजपूत संगठन है वो आगे क्या स्टेप उठाने वाला है, ऐसा कुछ? देखिए अभी तो 12 तारीख को पूरे भारतवर्ष से क्षत्रिय समाज आगरा में जुट रहा है, और उसका विरोध प्रदर्शन यह सिर्फ क्षत्रिय समाज की तो बात है नहीं, यह भारत के अस्मिता पे प्रश्न है महापुरुषों के। वह महापुरुष राणा सांगा सिर्फ राजपूत नहीं थे, वह सारे हिंदुओं के, सारे भारतवासियों के वह नेतृत्व करता थे। भारतीय मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी सेना में मेवात के हसन खां मेवाती ने नेतृत्व किया था, जो मुसलमान थे। मुसलमान मतलब विदेशी नहीं है, बाबर विदेशी था, बाबर तुर्क और मंगोल का वंशज है, और अधिकतर मुसलमान यहाँ के कन्वर्टेड अपने ही भाई हैं, हिंदू हैं, वो यहीं के हैं। और वैसे में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरोध। बाबर ने संदेशा भी भेजा था हसन खां को कि यह इस्लाम का युद्ध है, जिहाद है। कहे यह जिहाद नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है, तुम विदेशी हो, हम तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे। कानवा में हसन खां मेवाती भी युद्ध में शहीद हुए थे और राणा सांगा की तरफ लड़ते हुए। यह सिर्फ भारत और विदेशियों का युद्ध था, न कि यह राजा का युद्ध था, यह पूरे भारतीयता का युद्ध था। हमारे भारतीय महापुरुष हैं, वह सारे जाति के। 12 तारीख को सब आप सभी लोग मतलब क्षत्रिय समाज जो है वो क्षत्रिय समाज तो जो वहाँ पे जा रहे हैं सभी लोग जा रहे हैं, और जो लोग नहीं जा पाएंगे अपने अपने जगह पे हर जगह विरोध करेंगे, उस दिन भी विरोध होगा। ठीक जी। राणा सांगा को लेकर कहा जाता है कि उनके शरीर पर जो है 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख जो है वो युद्ध में चली गई थी, पैर तक नहीं था, और उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी अपने जो है वो युद्ध करते रहे। एक महान योद्धा थे और भारत की रियासतों को बचाने वाले एक योद्धा थे। वो सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं लड़े अपितु पूरे समाज के लिए लड़े। इस बात को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह इस समय उठ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है ये सामने आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ें हैं कि समाजवादी पार्टी के लालजी सुमन माफ़ी नहीं मांगे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आगरा में 12 तारीख को क्षत्रिय समाज के तमाम लोग जो है वो एकत्रित होने वाले हैं और वहाँ पर जो है प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मामले पर आपको आगे क्या कुछ लगता है और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।